हेलो दोस्तों, सभी व्यूअर्स का इस चैनल में वेलकम है। ये 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा। मृदा को इंग्लिश में कहते हैं सोइल। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मृदा, खनिज व चट्टानें और उनका अपक्षय। फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस क्या है? मृदा की परिभाषा, मृदा के कार्य, और उसकी विशेषताएं। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। दूसरी बात जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। नेक्स्ट, मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम। मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम। मृदा अवयव, मृदा प्रोफाइल, भूमि, चट्टानें, व खनिज। और उसके बाद चट्टानों का और खनिजों का प्रकार। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। मृदा निर्माण व मृदा निर्माण के कारक।
ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं, मृदा की परिभाषा, मृदा के कार्य एवं उसकी विशेषताएं। मृदा मृदा क्या है, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। मृदा अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोइल। सोइल सोलम शब्द से लिया गया है, और ये सोलम शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द है। सोलम का अर्थ क्या होता है, फ्लोर, और हिंदी में ये फ्लोर को क्या बोलते हैं, पर्स। और क्या क्या मालूम है कर सकते हैं इस मृदा के बारे में, कि मृदा पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे ऊपरी परत है। दूसरी बात, इसकी ये एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, जैसे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई व गहराई होती है। इसलिए यह एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात, ये पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। अर्थात पौधों को सपोर्ट करती हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से बंधे हुए रहते हैं और दृढ़ रूप से खड़े हुए रहते हैं। ये पौधों को जल व पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार पादप वृद्धि के लिए मृदा एक प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। भूमि की ऊपरी सतह पर ये खनिज पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं, असंगठित खनिज पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। अब हम देख लेते हैं मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सॉइल। व्यूअर्स, मृदा की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने दी है। हम बकमैन और ब्रेडी की परिभाषा को देख लेते हैं पहले, कि बकमैन और ब्रेडी मृदा के बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। बकमैन और ब्रेडी कहते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड तो है, लेकिन
ये विच्छेदित और अपक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित हुई हैं। कहने का मतलब मृदा एक प्राकृतिक पिंड है अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों जो विच्छेदित हैं, अपक्षित हैं, वे खनिज पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं हम, ये क्या है? विच्छेदित है। ये विच्छेदित है व अपक्षित है। अपक्षित कार्बनिक जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के सड़ने व गलने से ये कई प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित होती हैं। सड़ने व गलने से विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होकर लगातार परिवर्तन होकर एक परिच्छेदिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के रूप में या परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती हैं। दूसरी बात ये क्या कहते हैं बकमैन और ब्रेडी, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है और जल और वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ये अर्थात मृदा पृथ्वी को पतले आवरण से ढकती है और उन्हें यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ये परिभाषा है जो कि किसने दी है? बाय। यहाँ बाय लगा के लिखेंगे हम, बकमैन व ब्रेडी। बकमैन व ब्रेडी, बकमैन और ब्रेडी के अनुसार। तो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार इस परिभाषा को अपन एक बार फिर देख लेते हैं। बकमैन और ब्रेडी कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक पिंड है। अब ये एक प्राकृतिक पिंड है क्यों?
क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर एक प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं और इसका निर्माण या इसका संश्लेषण ह्यूमन द्वारा या मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये नेचुरली इसका निर्माण होता है। ये एक पिंड है क्योंकि ये पृथ्वी के रूप में पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढके हुए रहती हैं, इसलिए ये पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली एक प्राकृतिक पिंड है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो खनिज पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं। अब ये खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आए? जो पैतृक पदार्थ हैं। पैतृक पदार्थ कौन से? पृथ्वी पर जब पहले जैसे कोई भूकंप आ जाने पर या बाढ़ आ जाने पर जो पेड़ पौधे धरती के अंदर समा जाते हैं या दब जाते हैं, तो उनका धीरे धीरे विच्छेदन होता रहता है चट्टानों का, और जो पेड़ चट्टानों का जो है अपक्षित होने लगता है और इनके विच्छेदन होने से, अपक्षित होने से कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक खनिज पदार्थ बनते हैं। फिर ये कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ सड़ते हैं, गलते हैं और दूसरा रूप ले लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में बदल जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं और एक परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं, प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है और पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। ये बकमैन और ब्रेडी का कहना है। दोस्तों, खनिज पदार्थ आप जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है। परिच्छेदिका क्या होती है? प्रोफाइल। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कि मान लो एक उदाहरण लेके चलते हैं रिवर का। रिवर के आसपास जैसे कि गंगा रिवर को हम लेके चलते हैं, गंगा नदी। जब गंगा नदी हिमालय से बहती है तो वहाँ से कई कंकड़, पत्थर, मिट्टी अपने साथ में लेकर आती है। जैसे कि मान लो कि ये गंगा रिवर हिमालय से बहती है और ये अपने आसपास, जब इसमें बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा आता है, तो ये इसके आसपास की जो भूमि है, इसके आसपास की भूमि, यहाँ पर ये मिट्टी को छोड़ देती है। यहाँ पर ये अपनी मिट्टी को छोड़ देती हैं। फिर जब दूसरी बार नदी में बाढ़ आती है, पानी आता है, तो फिर ये मिट्टी लेकर आती हैं और फिर इसके ऊपर छोड़ देती हैं। इस प्रकार होता क्या है कि मृदा के ऊपर, मृदा में कई प्रोफाइल या लेयर सतह बन जाती हैं। जैसे कई जगह पर नीचे मोटे कंकड़ और पत्थर दबे हुए रहते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। इस प्रकार से फिर बारीक जो हैं रेत या इस प्रकार से कंकड़ होते हैं और उसके ऊपर सबसोइल, मिट्टी की सबसोइल होती है और एक होती है अपर लेयर, अपर सोइल। इस जो अपर सोइल होती हैं, इसको बोलते हैं अपर सोइल या ऊपरी मृदा। ऊपरी मृदा इंग्लिश में कहते हैं अपर सोइल। इसी अपर सोइल में हम हकाई जुताई करते हैं। यहाँ तक अगर मान लो कोई पौधा सब सोइल में अपनी जड़ें ना ले जाकर, अगर उसकी जड़ें यहाँ तक सब सोइल तक जाती हैं, अगर अपर सोइल में ना ले जाकर सब सोइल तक जाती हैं, तो होता क्या है व्यूअर्स, सब सोइल एक तो कम विच्छेदित होता है, कम अपक्षित होता है, इसमें खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी कम होती है। ऑर्गेनिक मैटर की
और मिनरल मैटर की मात्रा भी कम होती है। जबकि जो ऊपरी मृदा हैं ये ज़्यादा विच्छेदित होती हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए किसान जब खेती करता है, बीजों की बुआई करता है, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो यहीं तक रहती हैं। और जो मान लो कि बड़े बड़े पौधे हैं तो उनकी जड़ें यहाँ तक भी चली जाती हैं, सब सोइल तक भी चली जाती हैं। तो ये बकमैन और ब्रेडी की परिभाषा है। मैंने आपको बता दिया कि परिच्छेदिका क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है, और बकमैन और ब्रेडी का मानना है कि ये जो मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती हैं, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं, और इसका निर्माण जो पैतृक पदार्थ हैं उनके विच्छेदन और अपक्षित होने से। विच्छेदन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो कोई पौधा है, अगर कोई पौधा है इधर देख लेते हैं हम। अगर कोई पौधा है इस प्रकार से, जब ये पौधा या तो मैच्योर होने से पहले टूट के गिर जाता है, या फिर इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, इसके फल, इसकी टहनियाँ अगर टूट के गिर जाती हैं तो होता क्या है कि इसकी पत्तियाँ, फूल, फल और जो ये जो पौधा है जो धीरे धीरे गलने लगता है, सड़ने लगता है और दूसरे रूप में बदल जाता है, दूसरे रूप में बदल जाता है, दूसरे रूप में। इन पत्तियों में, फूलों में, फलों में, इसके टहनियों में या इसके जो सॉफ्ट पार्ट हैं उनमें क्या है कि कई कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि दूसरे रूप में परिवर्तन होने से फिर जो दूसरे पौधे हैं वो इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, खनिज पदार्थों को और कार्बनिक पदार्थों को। इसीलिए तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो जंगल में पाए जाने वाली, फॉरेस्ट एरिया में जो पाए जाने वाली जो मिट्टी है वो ऊपर से ज़्यादा जो है काली होती है, उसमें खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। जबकि जिन एरियाज में मिट्टी का अपरदन होता रहता है वहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ बहकर चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की कमी हो जाती है। अब हम मृदा की विशेषता देख लेते हैं कि मृदा की विशेषता मृदा की विशेषताएं। मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला तो ये कि ये पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। दूसरी विशेषता यह है कि इसका संश्लेषण ह्यूमन द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका संश्लेषण या इसका निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें कई संस्तर होते हैं। मृदा कई संस्तरों में, संस्तर दोस्तों क्या होते हैं जैसे कि मान लो कोई मृदा प्रोफाइल है। मृदा प्रोफाइल में ये पहला संस्तर है जहाँ पर मोटे मोटे पत्थर हैं, दूसरा संस्तर है जहाँ पे बारीक पत्थर हैं, और उसके बाद जो है सब सोइल आ जाती हैं, उसके ऊपर जो है अपर सोइल आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो अलग अलग जो संस्तर या लेयर्स जो पाई जाती हैं, इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है, तो इसमें इन्हीं को हम संस्तर बोलते हैं। तो मृदा कई संस्तरों में विभाजित रहती है।
दूसरा काम क्या है, मृदा खनिज पदार्थ व कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों को पौधों तक ले जाने के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। वैसे तो दोस्तों ये खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ पानी के द्वारा पौधों की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन ये एक माध्यम है जो पानी इसके माध्यम से पौधों की जड़ों तक इन कार्बनिक और खनिज पदार्थों को पहुंचाता है, उनका स्थानांतरण करता है, उनका संचार करता है। दूसरी बात यह है कि मृदा में पाए जाने वाले जो पैतृक पदार्थ हैं, पेरेंट मटेरियल हैं, उनका आकार, उनका रासायनिक गुण और जो जैविक जो गुण हैं, जैविक संगठन हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई अलग जैसे कि कई एरियाज हैं जहाँ पर भूरी मृदा पाई जाती हैं, कहीं काली मृदा पाई जाती हैं, कहीं लाल मृदा पाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो जो पैतृक पदार्थ हैं, जैसे कि मान लो कि अरावली पर्वत श्रृंखला है और उसके आसपास पाए जाने वाली जो मिट्टी है वो लाल कलर की है। तो लाल कलर की मिट्टी इसलिए बनी क्योंकि जो अरावली है उसमें लाल कलर के जो है पत्थर हैं, तो लाल कलर की मिट्टी है, जिसके अपर्दन होने से आसपास के एरियाज में जो उसने वहाँ पे जाकर उसने परतें बना ली और इस प्रकार से वो लाल मृदा में परिवर्तित हो गई। तो विभिन्न पैतृक पदार्थों के कारण वहाँ जो मिट्टी बनी है वो उसका रासायनिक संगठन, जैविक संगठन और उनका जो आकार है वो सब जो है उनमें अंतर पाया जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मृदा में पाई जाने वाली मिट्टी, मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जिनका रासायनिक गुण, व जैविक गुण उनके पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि जलवायु के ऊपर भी जो रासायनिक गुण हैं और जैविक गुण हैं वो जलवायु के आधार पर भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। दोस्तों कहीं पर ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर लगातार बारिश होती रहती है। तो जलवायु कारक भी इसके संगठन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है मृदा की परिभाषा और
मृदा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे मृदा के कार्य और मृदा का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है इसके बारे में, और मृदा एक प्राकृतिक पिंड है इसके बारे में हम जो है कल आपको पढ़ेंगे। कल मैं आपको जो है आगे इसके बारे में बताऊंगा।